अस्सलामुअलैकुम क्लास, दिस इज मोहम्मद हाशिम ज़िया एंड यू गाइस आर वाचिंग मैथमेटिक्स बाय हाशिम ज़िया। बेटा आज की क्लास के अंदर नस के 8 ऑफ दिसंबर 2024 के तमाम पेपर्स को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि आज के दिन में नस के एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए, किस तरह के क्वेश्चंस आए, किस तरह के कॉन्सेप्ट्स आए, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो इंग्लिश हो। अगर आप इस लेक्चर सीरीज को फॉलो कर रहे होंगे तो आप देखोगे कितने फायदेमंद लेक्चर सीरीज है कि मेरी कोशिश है कि मैं डेली, चाहे वो डे नंबर 1 हो नस का, चाहे वो डे नंबर 2, डे नंबर 3, डे नंबर 4 और आज फाइनली डे नंबर 9 के मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। तो बेटा इस लेक्चर सीरीज को लाजमी तौर पे फॉलो करें। अगर आप नस के अंदर एडमिशन लेने के ख्वाहिशमंद हैं तो बेटा नस के पेपर्स को मैं बहुत कैटेगोरिकली और बहुत तरीके से आपको रोज के रोज सॉल्व करवा रहा हूं कि जिस दिन जो पेपर होता है मेरी कोशिश होती है उस दिन के ऊपर लेक्चर डिजाइन करूं और आज के दिन में भी जितने क्वेश्चंस हुए आज मैं आपको क्लास में सॉल्व करवाऊंगा। तो बेटा ये पेपर्स की जो सीरीज है, ये जो पेपर्स की प्लेलिस्ट है, इसके अंदर आप देखोगे फिजिक्स के क्वेश्चंस हो, मैथ्स के क्वेश्चंस हो, इंग्लिश के कॉन्सेप्ट्स हो, मैं सारी चीजें आपको बता रहा होता हूं जो कि नस के अंदर पूछी जा रही हैं। इसको लाजमी तौर पे फॉलो करें। इसके अलावा अगर आपकी अभी तक नस की तैयारी नहीं आप कर पाए हैं तो बेटा मेरा न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है 13 दिसंबर से। इस बैच में आपकी ना सिर्फ नस के नेट नंबर 2 की तैयारी कवर करवाई जाएगी बल्कि नेट नंबर 3 हो, नेट नंबर 4 हो, फास्ट हो, जीआईकेआई हो, यूईटी हो, कॉमसेट्स हो, आईबी हो, लम्स हो, एनईडी हो, मेरान हो, दाऊद हो, प्याज हो, एनटीएस हो, पाकिस्तान की टॉप 25 यूनिवर्सिटीज की प्रिपरेशन कवर करवाई जाती है जिसमें हमारे कंपिटिटिव टीचर्स होते हैं जो कि हर सब्जेक्ट आपको डिटेल में समझाते हैं, हर सब्जेक्ट आपको तरीके से कवर करवाया जाता है। तमाम सब्जेक्ट की क्लासेस लाइव होती हैं, ना सिर्फ सब्जेक्ट की क्लासेस लाइव होती हैं बल्कि डाउट सेशंस भी लाइव होते हैं। आपका मॉक टेस्ट होता है, एफएलपीज होते हैं, एक एक चीज आपको कवर करवाई जाती है पेपर्स के जरिए। आपके मल्टीपल टेस्टिंग सेशंस होते हैं, आपके मल्टीपल प्रैक्टिस सेशंस होते हैं और आपको पूरा का पूरा कोर्स लाइव पढ़ाया जाता है मल्टीपल टाइम्स। तो ये पूरे साल की फीस होती है 6,000 6,500 के दरमियान। तो भाई आप लाजमी तौर पर इस बैच को ज्वाइन करें। इस बैच में आपकी कंप्लीट टॉप 25 यूनिवर्सिटीज की प्रिपरेशन कवर करवाई जा रही होगी। न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है 13 दिसंबर से। आज के पेपर के ऊपर अगर हम मूव करें तो बेटा देखो ये पेपर मेरे पास 7 दिसंबर की रात को आया था, यानी कि आज 8 दिसंबर है तो ये कल रात में पेपर आया और ये मेरे बैच के बच्चे का एक पेपर था। वो बेचारा काफी परेशान था कि सर देखिए मेरे पेपर में तो काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गए थे, सर क्या करूं मैं। तो भाई एक चीज हमेशा जहन में रखिएगा, मैं आपको एक प्रो टिप देना चाहूंगा तमाम बच्चों को। बेटा हमेशा ये चीज अपने जहन में रखें, अगर आप कभी भी यूनिवर्सिटी के टेस्ट में अटेम्प्ट करने के लिए बैठे हैं और आपके पास अगर स्टार्टिंग के अंदर क्वेश्चंस आपको लगता है कि डिफिकल्ट है, अगर कभी भी आपको लगता है कि भाई स्टार्टिंग के अंदर क्वेश्चंस आपको डिफिकल्ट गिवन है तो भाई एटलीस्ट स्टार्टिंग के अंदर कोशिश करो उन क्वेश्चंस को स्किप कर दो। हमेशा याद रखो कभी भी स्टार्टिंग में डिफिकल्ट क्वेश्चन को या एक मुश्किल कॉन्सेप्ट को सॉल्व करने पे कभी मत जाया करें। अक्सर बच्चे मुझसे पूछते हैं सर टिप एंड ट्रिक्स क्या है नस के टेस्ट को अटेम्प्ट करने की। तो भाई मेरी सबसे बुनियादी टिप जो आप तमाम बच्चों को होती है कि भाई अगर आपके पास लेट सपोज आपकी लक अच्छी नहीं रही और आपके पास स्टार्टिंग में डिफिकल्ट क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं तो कोशिश करो उन क्वेश्चंस को स्किप कर दो और पहले इजी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो। पहले पूरे के पूरे पेपर के अंदर जितने भी इजी क्वेश्चन आपको दिखते हैं पहले उन तमाम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो, उसके बाद मॉडरेट क्वेश्चंस के ऊपर आओ, देन डिफिकल्ट क्वेश्चंस के ऊपर आओ। कभी भी अपना स्टार्टिंग का टाइम हमेशा याद रखिएगा डिफिकल्ट क्वेश्चंस पे जाया नहीं करना, कभी भी स्टार्टिंग का टाइम डिफिकल्ट क्वेश्चंस पे जाया नहीं करना। अब देखो ये जो पहला क्वेश्चन आ रहा है ये एग्जैक्टली मेरे लेक्चर्स का है। बच्चा कह रहा है कि सर ये इस तरह की फिगर आई थी, एग्जामिनर ने हमें रेडियस गिवन था सर्कल का और हमें एरिया ऑफ द स्क्वायर गिवन था, हमें पैरामीटर निकालना था। अब बच्चे बोलते हैं सर ये आपने कब पढ़ाया था। बेटा अगर आज भी आप मेरे YouTube के ऊपर जाके देखोगे ना, शेडेड एरिया पैरामीटर के लेक्चर नंबर 2 का पहला क्वेश्चन है ये, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन मैंने अपने ज्योमेट्री की शेडेड एरिया प्रॉब्लम्स के अंदर एरिया पैरामीटर्स के कॉन्सेप्ट के अंदर लेक्चर नंबर 2 में कवर करवाया हुआ है। पहले ही क्वेश्चन है, तकरीबन पहला क्वेश्चन है 13वें मिनट के ऊपर, मैंने बताया भी था ये क्वेश्चन आईबीए में नस में फास्ट में आ चुका है। तो बेटा मैं इसीलिए कहता हूं मेरे जो लेक्चर्स होते हैं किसी बेकार किस्म की जगह से आप पढ़ रहे हो उससे बहुत बेहतर आपको यहाँ पे हर चीज मैं प्रोवाइड करता हूं। तो यहाँ पे देखो मैंने बच्चों को क्लासेस में भी बता रहा होता हूँ कि भाई सेम क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द गिवन फिगर एंड पैरामीटर ऑफ द गिवन फिगर इफ द एरिया ऑफ द स्क्वायर इज आपको गिवन है और आपको रेडियस ऑफ द सर्कल गिवन है किसके बराबर, 2 यूनिट्स के बराबर। तो बच्चे ने बताया वह सेम फिगर आ रही थी, सेम आपको डेटा गिवन था, आपको क्या निकालना है, पैरामीटर निकालना है। कैसे सॉल्व करोगे इसको, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। एग्जामिनर कह रहे हैं कि भी बच्चा बता रहे हैं सर रेडियस हमें दिया हुआ था, फॉर एग्जांपल आपको रेडियस गिवन है 2 यूनिट्स के बराबर सर्कल का, एरिया ऑफ द स्क्वायर गिवन है, अरे और क्या चाहिए भाई, स्क्वायर का एरिया गिवन है लेट सपोज आपको 9 के बराबर। एग्जामिनर कह रहा है पैरामीटर निकालो। देखो पैरामीटर का मतलब क्या होता है, किसी भी क्लोज शेप फिगर के अंदर पैरामीटर का मतलब होता है तमाम साइड्स का सम। अब देखो एक साइड ये है, एक साइड ये है, एक साइड ये है, एक साइड ये है, सही है ना, एक साइड ये है, एक साइड ये, एक साइड ये, एक साइड ये, हमें यानी कि तमाम साइड्स का क्या निकालना है, सम निकालना है।
अब देखो कैसे निकालोगे, अरे भाई बहुत ही सिंपल सी लॉजिक है। सबसे पहले देखो बेटा, आपको जो है ना कोई भी एरिया ऑफ स्क्वायर गिवन होगा, बच्चे ने बताया हुआ नहीं है कि स्क्वायर का ओरिजिनल एरिया क्या था, मैंने अपने पास से अज्यूम कर लिया किसके बराबर है, 9 के बराबर है, या इसको आप अज्यूम कर लो 81 के बराबर है। तो भैया मुझे पता है कि देखो एरिया ऑफ द स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है साइड का स्क्वायर। तो मेरे पास सिंपल एक साइड की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 9 यूनिट्स के बराबर आ गई, क्योंकि जब स्क्वायर को आप दूसरी तरफ भेजोगे, अंडर रूट लोगे दोनों तरफ, तो आपके पास एक साइड की कंप्लीट साइड की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 9 यूनिट्स के बराबर आ गई। अब देखो यहाँ पे जो आपको सर्कल का रेडियस गिवन है, अगर आप गौर से देखो तो इस फिगर के अंदर ये आपको छोटे छोटे से सर्कल दिख रहे होंगे, मैं और जूम कर देता हूं। ये आपको दिख रहे हैं छोटे छोटे से सर्कल, ये देखो एक सर्कल का चौथाई हिस्सा है। हमें पता है कि सर्कल क्या होता है, सर्कल दुनिया के अंदर इस तरह की शेप को कहते हैं। जरा लॉजिकली बात समझिएगा, क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, कि देखो हमारे पास सर्कल जो होता है ना, इस शेप को सर्कल कहा जाता है। अब देखो अगर आप गौर से देखो तो ये आपको जो शेप्स गिवन है ना, यहाँ पे आपको ये वाले पार्ट्स गिवन है, आपको खाली जो है ना, ये देखो ये वाला इतना हिस्सा एक जगह पे गिवन है, फिर इतना हिस्सा एक जगह पे गिवन है, फिर इतना हिस्सा एक जगह पे गिवन है, फिर इतना हिस्सा गिवन है। यानी कि ये चारों सर्कल की शेप मिलकर एक सर्कल फॉर्म हो रहा है। यानी कि अगर मैं सिंपल एक सर्कल का पहले क्या निकालना चाहूं, सरकमफेरेंस, क्योंकि पैरामीटर निकालना है ना। पैरामीटर क्या होता है, देखो मुझे सर्कल का रेडियस गिवन है, सर्कल के रेडियस का मतलब क्या होता है, सेंटर से लेके इधर तक का डिस्टेंस है, सेंटर से लेके इधर तक का डिस्टेंस क्या है, रेडियस है। या फिर सेंटर से लेके कोने तक का डिस्टेंस क्या है, मेरा रेडियस है। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई उसको फर्दर कैसे सॉल्व करोगे, आपको सर्कल का एक चौथाई हिस्सा गिवन है ना, और आपको रेडियस की वैल्यू भी बताई हुई है। तो सबसे पहले तो आपने क्या करना है, आपको जो स्क्वायर का एरिया बताया हुआ है वहां से आपने कंप्लीट स्क्वायर की साइड की वैल्यू निकाल ली 9 यूनिट्स के बराबर। मगर मुझे सिर्फ यहां से लेके यहां तक की साइड की वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इतने रेडियस के पार्ट को माइनस कर दूंगा। तो भाई यहां से भी माइनस होगा, यहां से भी माइनस होगा। अगर सर्कल का रेडियस 2 यूनिट्स के बराबर है, तो ये क्या बन जाएगा, 9 माइनस का 4 यानी कि 5 के बराबर। यानी कि एक स्क्वायर की जो साइड आ रही है वो किसके बराबर है, 5 यूनिट्स के बराबर है। तो यानी कि बेटा ये वाली साइड भी 5 यूनिट्स है, ये भी 5 यूनिट्स है, ये भी 5 यूनिट्स है, ये भी 5 यूनिट्स है। और ये वाला हिस्सा कितने का होगा, ये हम सर्कल के सरकमफेरेंस से निकाल लेंगे, क्योंकि सर्कल के अंदर कोई बाउंड्री नहीं होती। सर्कल की बाउंड्री किससे रिप्रेजेंट होती है, सरकमफेरेंस से। सरकमफेरेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर के बराबर। क्योंकि ये चार हिस्से आ रहे हैं, तो चार हिस्से मिलकर एक सर्कल को फॉर्म कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या बन जाएगा, सर्कल। सिंपल तरीके से आप सर्कल का क्या निकाल लोगे, सरकमफेरेंस निकाल लोगे। सर्कल का सरकमफेरेंस निकालने के लिए 2 पाई का 2 पाई आर किसके बराबर है, 2 यूनिट्स के बराबर है, तो ये बन जाएगा 4 पाई के बराबर। तो अब आप सिंपल तरीके से दोनों को ऐड करवा दो, तमाम साइड्स को, यानी कि इन तमाम जो छोटे छोटे सर्कल्स आ रहे हैं, इन सबका सरकमफेरेंस क्या है, 4 पाई के बराबर। बेटा मैंने एग्जैक्टली ये सेम क्वेश्चन शेडेड एरिया के प्रॉब्लम में सॉल्व करवाया हुआ है, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन। तो भाई सिंपल तरीके से सबको ऐड अप करवाओगे तो 5 5 5 किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा 20 प्लस के 4 पाई के बराबर। ये इस क्वेश्चन का आंसर था, अगर आपके पास स्क्वायर का एरिया गिवन था 81 यूनिट्स और रेडियस गिवन था 2 यूनिट्स। क्वेश्चन में ऑल्दो बच्चे ने बताया बनी है क्या चीज गिवन थी, और मैंने आपको रफ आइडिया दे दिया किस तरीके से सॉल्व करना है। देखो मैंने सेम चीज इस अपने लेक्चर के अंदर बताई हुई है, कोई अलग बात नहीं कर रहा। अगर आप मेरा लेक्चर देखते हो तो मेरे इसमें सेम चीज एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाया हुआ है, कि देखो भाई हमारे पास जो होता है ना, आपको कंप्लीट स्क्वायर की साइड गिवन है किसके बराबर, 9 यूनिट्स के। तो जाहिर सी बात है भाई, ये जो मेरे पास छोटे छोटे सर्कल्स आ रहे हैं, क्वार्टर सर्कल्स हैं। क्वार्टर सर्कल्स का मतलब क्या होता है भैया, कि यानी कि एक सर्कल का चौथा हिस्सा है। क्योंकि चार आ रहे हैं तो इसका मतलब एक कंप्लीट सर्कल को फॉर्म कर रहे हैं। तो आप यहां से सर्कल का सरकमफेरेंस कैलकुलेट करोगे, क्योंकि भैया अगर मुझे इसकी बाउंड्री को कैलकुलेट करना है, इन बाउंड्रीज को, तो ये बाउंड्रीज किसको डिनोट करती हैं, हमारे पास जो बाउंड्रीज होती है सरकमफेरेंस होता है। तो एक कंप्लीट सर्कल की सरकमफेरेंस को आप निकालोगे, उसके बाद सिंपल तरीके जो कंप्लीट आपके पास स्क्वायर की साइड है उसमें से सरकमफेरेंस को माइनस कब करवाओगे, यानी कि इतने हिस्से को ना, जो एक्स्ट्रा हिस्सा आ रहा है जो कि मेरे इस पर्टिकुलर फिगर में गिवन नहीं है, तो उसको मैं माइनस करवाऊंगा। तो 2 यूनिट्स ऑफ रेडियस में भी माइनस, तो आपके पास एक साइड की वैल्यू बराबर आ जाएगी 5 यूनिट्स के। सिंपल तरीके से उनको एड अप करवा दो, आंसर आ जाएगा। मैंने सेम क्वेश्चन अपने ज्योमेट्री के शेडेड एरिया प्रॉब्लम्स में करवाया हुआ है, सेम चीज है ये, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन पूछा गया, कोई मुश्किल बात नहीं है बेटा, सिंपल वे में सॉल्व करोगे। मैंने आपको रफ आइडिया दे दिया सॉल्व कैसे करोगे। सबसे पहले आप निकालोगे सर्कल का सरकमफेरेंस, उसके बाद ये जो हिस्सा है और ये जो हिस्सा है इसको आप सेपरेट करवाओगे, क्योंकि ये साइड के बाहर का हिस्सा है, ये गिवन नहीं है हमें, तो इसको माइनस करवाएंगे स्क्वायर की साइड में से, और उसके बाद सिंपल पैरामीटर निकालने के लिए तमाम चीजों को एड अप करवा दोगे। दैट इज द लॉजिक ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, कोई मुश्किल चीज थोड़ी है बेटा इस क्वेश्चन में। आज की क्लास में जो एक और क्वेश्चन हम करने वाले हैं, जो आज नस्ट के एग्जाम के अंदर पूछा गया, इस क्वेश्चन को देख के बिल्कुल बच्चे को डरना चाहिए। एग्जामिनर पूछ रहा था अल्फा बीटा गामा किसके बराबर होगा, याद रखिएगा 90 डिग्री के बराबर होता है। इट्स अ वेरी फेमस कॉन्सेप्ट फ्रॉम दी सेट मैथ्स। ये सेट की ज्योमेट्री का बड़ा बेसिक प्रॉब्लम है कि भाई ये होता क्या है, जरा समझो इस बात को। एग्जामिनर आपसे कह रहा है कि तुम्हारे पास क्या आ रहा है, एक ट्राइंगल आ रहा है, उस ट्राइंगल के अंदर हो क्या रहा है भाई, यहां पे तुम्हारे पास एक, यहां पे है एक, तुम्हारे पास यहां पर है एक, तुम्हारे पास यहां पर है, सही है ना। एग्जामिनर कहता है कि भाई इधर आ रहा है अल्फा, इधर आ रहा है बीटा, इधर आ रहा है गामा।
तो बताइए आपके पास इन तीनों एंगल्स का सम क्या होगा। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग 90 डिग्री के बराबर होगा। ये क्वेश्चन न्यू क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लीजिए, पेपर में आया हुआ था। इसकी लॉजिक क्या होती है मैं लॉजिक भी आपको एक्सप्लेन कर देता क्या होती है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपसे कहा एक क्वेश्चन बड़ा फेमस क्वेश्चन है, पेपर में एग्जामिनर कहते हैं कि भाई ए प्लस बी प्लस सी किसके बराबर होगा। आपको एक एंगल यहां गिवन है, एक एंगल यहां गिवन है, एक एंगल यहां गिवन है। अब देखो आपको ये बेसिकली एक कंप्लीट रेक्टेंगल गिवन है, या अगर आप और से देखो तो आपको तीन स्क्वायर्स गिवन है ना भाई, तीन स्क्वायर्स गिवन है, ब्रेकेज भी गिवन है ना। मैं यहाँ पे देखो यहाँ पे लाइनें भी आ रही है, ब्रेकेज भी गिवन है। तो अगर मैं सबसे पहले कोने वाले एंगल को देखूं, सबसे पहले अगर कोने को, तो ये एग्जैक्टली स्क्वायर का क्या आ रहा है, डायगोनल आ रहा है, एग्जैक्टली स्क्वायर का हाफ आ रहा है। तो भाई स्क्वायर के अंदर चूंकि आपके पास जो कंप्लीट एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है, तो एग्जैक्टली उसका हाफ क्या होगा, 45 डिग्री होगा। तो मैं सी का एंगल क्या कह सकता हूं, 45 है। अब अगर मुझे बी का एंगल क्लासिफाई करना है, तो बी का एंगल क्लासिफाई करने के लिए देखो, अगर मुझे बी का एंगल को क्लासिफाई करना है तो मैं इसकी मिरर इमेज कंसीडर करूंगा। मिरर इमेज का मतलब क्या है कि जो यहाँ पे रेक्टेंगल फॉर्म, मतलब क्या है कि जो ट्राइंगल यहाँ पे नीचे फॉर्म हो रहा है वो एग्जैक्टली ऊपर भी फॉर्म होगा। और फिर मैं इसका भी एक मिरर अगर निकालूं तो इसका मिरर मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूं। तो इससे फायदा क्या होगा कि देखो मैंने सबसे पहले जो मेरा बी का ओरिजिनल एंगल गिवन था ना आपको बीटा का, वो यहाँ पे गिवन था। मैंने इसका मिरर एंगल किया तो इसका मिरर ट्राइंगल जो फॉर्म होगा वो यहाँ पे होगा, और उसका मिरर ट्राइंगल यहाँ पे फॉर्म होगा। यानी कि मिरर करने का मतलब क्या, उल्टा कर दिया। अब इससे देखो फायदा क्या होगा, यहाँ पे मेरे पास जब मैंने इस वाले ट्राइंगल का मिरर किया, जब मैंने इस ट्राइंगल का क्या किया, मिरर किया, तो जाहिर सी बात है बी मेरा यहाँ पे अलाई कर रहा होगा। अब इस ट्राइंगल को देखो, अगर यहां पे मेरे पास बी का एंगल आ रहा है तो जाहिर सी बात है बेटा ये 90 डिग्री क्या होगा, 90 माइनस का बी होगा, क्योंकि हमें पता है कि भैया किसी भी ट्राइंगल के अंदर तीनों एंगल का सम बराबर होता है 180 डिग्री के। ऐसा ही है ना। तो बेटा देखो अगर ये बी है और ये 90 है तो ये क्या होगा, 90 माइनस का बी होगा। और अगर अब मुझे इस वाले एंगल को निकालना है, तो चूंकि ये एक स्ट्रेट लाइन को फॉर्म कर रहे हैं और स्ट्रेट लाइन के ऊपर हमारा एंगल क्या होता है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर हमारा एंगल होता है 180 डिग्री के बराबर। तो मेरा प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या एंगल आ जाएगा, ये जो एंगल होगा ना ये होगा 180 माइनस का 90 माइनस का बी, माइनस का बी। नॉर्मल सी बात है ना। अगर मुझे इस एंगल को खाली निकालना है तो ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा हमारे पास सिंपल तरीके से 180 माइनस 90 माइनस का बी इंटू माइनस का बी। तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 180 माइनस का 90 और माइनस माइनस प्लस का बी और माइनस का बी, बी से बी कट गया तो 180 माइनस 90, यानी कि ये एंगल आपके पास किसके बराबर आ गया, 90 डिग्री के बराबर आ गया। अब देखो यानी कि मेरे पास ये एंगल किसके बराबर आ गया, 90 के। तो अब अगर मैं इन तीनों को आपस में जोड़ूं, यानी कि मैं इन ट्राइंगल्स को कंसीडर करूं, आपकी ओरिजिनल शेप क्या थी, ए बी सी, यहां पर सही है ना। यहां पे हमने 45 डिग्री कंसीडर किया था। तो बेटा देखो इसकी मिरर क्या होगा, अगर यहां पे 90 आ रहा है, अगर यहां पे जरा लॉजिकली समझो, अगर यहां पे एग्जैक्टली 90 आ रहा है तो जाहिर सी बात है बाकी दो एंगल्स क्या होंगे, 45 45 के। को देखो कि यहां पे मेरे पास एंगल क्या आ गया, 90 डिग्री के बराबर। चूंकि ये वाला जो ट्राइंगल था मैंने उसका मिरर यहां पर करा था ना, तो ये वाली साइड और ये वाली साइड तो बराबर है। इसका अल्टीमेटली मतलब क्या है, यहां पे और यहां पे एंगल्स भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। इट्स अ नॉर्मल थिंग, यहां और यहां के एंगल्स क्या होंगे, बराबर होंगे। तो बेटा देखो अगर एक एंगल 90 है तो दो बराबर एंगल कौन से होंगे, जाहिर सी बात है 45 45 होंगे, क्योंकि सम आपके पास टोटल क्या होता है ट्राइंगल में एंगल्स का 180 डिग्री के बराबर। तो अगर एक एंगल मेरा 90 है तो बाकी दो एंगल्स क्या होंगे, क्योंकि बराबर होने चाहिए तो 45 45 के होंगे। यानी कि देखो आपको ये वाला एंगल भी मिल गया। तो अब खुद सोचो, अगर मुझे ये एंगल भी पता है, ये एंगल भी पता है, ये एंगल भी पता है, तो इनका सम किसके बराबर होगा। जाहिर सी बात है ये एग्जैक्टली एक 90 डिग्री फॉर्म हो गया ना। यहाँ पे देखो ना ये एक 90 डिग्री फॉर्म हो गया। अगर मुझे यहां से यहां तक का एंगल निकालना है तो भाई देखो ये एंगल बी, एंगल सी, एंगल ए किसके बराबर होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा। बेटा ये जो क्वेश्चन है ना, बेसिक ओ लेवल की किताब का क्वेश्चन है, बेसिक सेट के अंदर बेतहाशा क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, इसीलिए मैंने इसको डायग्राम के जरिए जो डिफरेंट किताबों में मौजूद थी मैंने उसके जरिए आपको शो करवाया। कि हमेशा याद रखिएगा इस तरह का कभी भी क्वेश्चन आ जाए तो ये किसके बराबर होता है, ये तीनों एंगल का सम बराबर होता है किसके, 90 डिग्री के बराबर होता है। तो ओरिजिनली देखो क्वेश्चन क्या पूछा हुआ था पेपर के अंदर, एग्जामिनर ने ओरिजिनली आपसे ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। याद रखिएगा इस क्वेश्चन की खास बात क्या है कि भाई आपको एक रेक्टेंगल गिवन है और यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, देखो यहाँ पे रेक्टेंगल को तीन स्क्वायर्स के अंदर ब्रेक करा हुआ है, सही है। तो यहाँ पे अल्फा बीटा और गामा का एंगल किसके बराबर होगा, 90 डिग्री के। ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है, ऑब्वियसली डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है। अगर आपने नहीं पढ़ा हो तो ऑब्वियसली सॉल्व नहीं कर सकोगे। बच्चे तुक्के मार के आएंगे कि अल्फा बीटा गामा 180 के बराबर होता है, नॉर्मली बच्चे 180 टिक करके आ जाएंगे। हालांकि यहाँ पे क्या हो रहा है, जो बैक साइड पे फनकारी चल रही होती है मैंने आपको अलग से बता दी इसीलिए। अच्छा अब देखो एक और क्वेश्चन जो बच्चे के पेपर में आया था ना, वो इस तरह की फिगर गिवन थी। एग्जामिनर कह रहा है यहाँ पे थीटा 1 है, यहाँ पे भी थीटा 1 है और यहाँ पे थीटा 2 है। एग्जामिनर कहते हैं कि अगर थीटा 1 बराबर है 4 टाइम्स ऑफ थीटा 2 के, तो बताइए थीटा 2 किसके बराबर होगा। अब देखो अगर मुझे थीटा 2 की वैल्यू निकालनी है, पहले तो आप समझो आपको डायग्राम क्या गिवन है। आपको बेसिकली एक डायग्राम ये गिवन है ऐसे करके। एग्जामिनर क्या कह रहा है,
यहाँ पे एक चीज आ रही है, फिर यहाँ पे एक चीज आ रही है, सही है। आपको यहाँ पे देखो क्या गिवन है, थीटा वन गिवन है, यहाँ पे भी आपको थीटा वन गिवन है, सही है। और बीच में आपको क्या गिवन है, थीटा टू गिवन है, सही है। अब मुझे ये बात पता है कि भाई हमारे पास दुनिया में स्ट्रेट लाइन के ऊपर एंगल क्या होता है, 180 के बराबर। यानी कि स्ट्रेट लाइन पे जितनी भी वैल्यूज एंगल फॉर्म कर रही होती है किसके बराबर होती है, 180 के बराबर। अब क्वेश्चन में आपको देखो यहाँ पे तीन एंगल्स गिवन है, थीटा वन, थीटा टू और फिर थीटा वन। तो अब देखो मैं क्या कह सकता हूँ कि थीटा वन बराबर है प्लस का थीटा टू फिर प्लस का थीटा वन। यानी कि इन तीनों एंगल्स का सम किसके बराबर होगा, 180 के, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे फॉर्म हो रहे हैं। एग्जामिनर ने आपको बताया हुआ है कि थीटा वन जो है ना वो 4 टाइम्स ऑफ थीटा टू के बराबर है। तो अगर मैं थीटा वन थीटा टू को ऐड करता हूं तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा टू थीटा वन के आगे आ रहा है थीटा टू का थीटा टू इंटू 180 का 180। अब देखो एग्जामिनर ने क्या बताया हुआ है कि जो थीटा वन है वो किसके बराबर है, 4 टाइम्स ऑफ थीटा टू के। तो यहाँ पे आ गया 4 टाइम्स ऑफ थीटा टू प्लस का थीटा टू इक्वल टू के बाद 180 का 180। 4 थीटा टू प्लस का थीटा टू ये बन जाएगा सिंपल तरीके से 5 थीटा टू के बराबर इक्वल टू के बाद 180 का 180। इसको अगर सिंपलीफाई करवाओगे तो 5 3 15 हो गया। आपके पास 8 में से जब 5 निकालोगे तो 3 बचेगा। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे चला गया 30। तो 5 6 30। तो यानी कि हमारे पास थीटा टू की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 36 डिग्री के बराबर। यानी कि थीटा टू किसके बराबर होगा बेटा, सिंपल तरीके से 36 डिग्री के बराबर होगा। तो हमसे एग्जामिनर ने यही पूछा था कि भैया ये बताओ कि थीटा टू किसके बराबर है, तो किसके बराबर आ गया 36 डिग्री के। ये इस क्वेश्चन का आंसर था। अब जिस बच्चे को कॉन्सेप्ट नहीं पता ऑब्वियसली उसके लिए मुश्किल की बात है। तो भाई देखो स्टार्टिंग के अंदर ही आपके पास तीन क्वेश्चन उसके आ गए ज्योमेट्री के। पहला वाला क्वेश्चन भी ज्योमेट्री का, दूसरा क्वेश्चन भी ज्योमेट्री का, तीसरा क्वेश्चन भी ज्योमेट्री का। अब बच्चे का जो है ना यहाँ पे परेशान होना नॉर्मल बात है। मगर अगर आपको ज्योमेट्री के क्वेश्चन नहीं आते थे तो बेटा आपको इग्नोर करने चाहिए ऐसे क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है कि भाई साइन 4x की वैल्यू 0 के बराबर थी, इसका सॉल्यूशन निकालना। एवरी आंसर है पाई बाय 3 प्लस का n पाई या पाई बाय 6 प्लस का 2n पाई। उसके पीछे मैं आपको लॉजिक बता देता हूं। देखो क्वेश्चन आपको ओरिजिनली क्या गिवन था, क्वेश्चन बेटा आपको ओरिजिनली ये गिवन है, सही है ना, जरा गौर से बात समझिएगा। क्वेश्चन आपको ओरिजिनली गिवन है कि साइन 4x इज इक्वल टू 0। आपको क्वेश्चन क्या गिवन है, आपको क्वेश्चन गिवन है साइन 4x इज इक्वल टू 0। आपको सॉल्यूशन निकालना है। अब देखो मुझे पता है कि साइन थीटा जब 0 होता है तो इसका मतलब क्या होता है, साइन थीटा कहां पे 0 होता है, साइन थीटा 0 होता है हमारे पास। एक तो साइन 0 के ऊपर साइन थीटा 0 होगा, इसके अलावा आपके पास साइन 180 के ऊपर क्या होगा, 0 डिग्री शो करेगा। इसके अलावा यानी कि साइन 180 डिग्री के ऊपर क्या होगा, 0 आंसर मिलेगा। साइन आपको 360 के ऊपर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो भैया अगर मैं सॉल्व करता हूं एन, यानी कि एन क्या है, तमाम के तमाम इंटीजर्स के ऊपर मूव कर सकता है। यानी कि भाई मैं क्या कह सकता हूं, थीटा किसके बराबर है, एन पाई के। एन पाई का देखो मतलब ही क्या है, एन पाई का मतलब ये है कि भाई तुम यहां पे कोई भी नंबर डालो, किसका, पाई का या उसके कंजर्वेटिव कोई भी इंटीजर डालो, तुम्हें हमेशा क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू क्या 0 के बराबर है ना। आप अगर साइन को दूसरी तरफ भेजोगे वहां जाके साइन इनवर्स बन जाएगा, और साइन इनवर्स 0 क्या होता है, 0 के बराबर होता है। तो यहाँ पे यही बात तो कर रहा है कि भाई 4x को हमने एन पाई पे कंपेयर करवाया, तो अगर मुझे x की वैल्यू चाहिए तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, एन पाई बाय 4 के, एन पाई बाय 4 के, वेयर एन अप्रोचेस टू एनी इंटीजर। तो यानी कि मैं जनरल फॉर्म में क्या कह सकता हूं कि भाई x की वैल्यू क्या होगी, 0। यानी कि देखो अगर मेरा क्वेश्चन आ रहा है साइन 4x इक्वल टू 0, तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं x की जगह पे 0 डालूं तब भी आपको 0 मिलेगा। अगर मैं पाई बाय 4 डालूं तो साइन क्या बन जाएगा, साइन 180 बन जाएगा। क्योंकि पाई बाय 4, पाई बाय 4 का मतलब क्या है कि देखो पाई बाय 4 का मतलब ये है कि भाई अगर मैं x के अंदर यहाँ पे क्या डालता हूँ, पाई बाय 4, तो 4 से 4 कट जाएगा, तो साइन पाई, साइन 180 भी क्या होता है, 0 होता है। या पाई बाय 2 अगर मैं डालता हूं उस सूरत में साइन 2 पाई बन जाएगा। अगर मैं पाई बाय 2 डालूंगा तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा साइन 2 पाई, जो कि साइन 360 होता है, वो भी 0 देता है। तो इसलिए आपको ये वाले आंसर्स गिवन थे, दैट्स द रीजन। अच्छा, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर क्या कह रहा है। एग्जामिनर कहता है कि सर इंटीग्रेशन 5x प्लस का 3a प्लस का b, और नीचे डिवीजन में आ रहा था एक्स स्क्वायर प्लस का a प्लस बी एक्स प्लस का ए बी। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की लॉजिक क्या होती है कि भाई समथिंग लाइक डेट, यानी कि बच्चे ने कहा वैसे क्वेश्चन श्योर नहीं हूं मगर डिनोमिनेटर कंफर्म है, और सारे के सारे आंसर्स थे एलन फॉर्म पे। देखो एलन फॉर्म पे आंसर्स खाली एक ही रीजन पे होते हैं, जब कभी नीचे वाली टर्म का ऊपर डेरिवेटिव फॉर्म हो रहा हो। इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में एलन के अंदर आंसर खाली एक ही वजह से आता है कि अगर नीचे वाली टर्म का ऊपर क्या बन रहा है, डेरिवेटिव। तो भाई मेरे पास क्वेश्चन हो सकता है ये मौजूद हो, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, और a प्लस बी का डेरिवेटिव आपके पास ये आ गया सिंपल ऊपर a प्लस बी, और नीचे आ गया मेरे पास क्या चीज, एक्स स्क्वायर प्लस का a प्लस का b इंटू एक्स प्लस का ए बी का ए बी। अगर तो ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ रहा है तो देखो भाई, अगर तो नीचे वाली टर्म का बेटा ऊपर डेरिवेटिव आ रहा हो, अगर तो नीचे वाली टर्म का ऊपर क्या आ रहा हो, डेरिवेटिव आ रहा हो, तो सिंपल तरीके से हमारा आंसर क्या होता है, हमारा आंसर होता है एलन का एलन, और जो भी नीचे वाला फंक्शन आ रहा है वो एलन के अंदर लिखा जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा, इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग। अगर तो ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, नहीं तो फिर पार्शियल फ्रैक्शन के ऊपर भी किया जा सकता है, डिपेंड करता है। अगर पार्शियल फ्रैक्शन के ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई करने आ गई तो अगेन बच्चा कह रहे थे समथिंग वाज लाइक दैट, बट डिनोमिनेटर मुझे कंफर्म है। देखो डिनोमिनेटर तो खाली एक चीज अखज कर सकते हैं कि अगर तो इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है ना, यानी कि 3 ये नहीं होगा, फिर ऊपर ऊपर पे 3 ये नहीं होगा ना, 3 खाली एक्स्ट्रा लिखा है, बाकी सारी चीजें सेम लिखी हुई है उसने।
तो फिर तो ये चीज होनी चाहिए हमारे पास। क्लियर है? तो पेपर में अगेन ज्योमेट्री से आया हुआ है, एग्जामिनर यहाँ पे कह रहा है कि भाई इफ वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब देन द लेंथ ऑफ द साइड इज डैश। देखो भाई हमें पता है क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, क्यूब का वॉल्यूम होता है ए क्यूब के बराबर, और सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब का फॉर्मूला होता है 6a² के बराबर। तो अगर ये दोनों आपस में बराबर हैं तो a² से बेटा ये क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिंपल a की वैल्यू किसके बराबर होगी, 6 यूनिट्स के बराबर होगी। क्या मुश्किल बात है? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ऑब्वियसली आपको वॉल्यूम ऑफ द क्यूब का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए ना। वॉल्यूम ऑफ द क्यूब का फॉर्मूला होता है लेंथ ब्रेथ हाइट, यानी कि ए क्यूब, यानी कि तमाम साइड्स का क्यूब होना, सही है ना। तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब का फॉर्मूला होता है ए क्यूब, सरफेस क्यूब का फॉर्मूला, सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब का फॉर्मूला होता है 6a इंटू स्क्वायर, यानी कि 6a² के बराबर। तो बेटा अगर आप यहाँ पे गौर से देखो तो अगर मैं दोनों को आपस में कंपेयर करवाऊंगा तो बेटा इस पावर 3 से पावर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगी, सिंपल ए की वैल्यू लेंथ ऑफ द साइड क्या आ गई, 6 के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चा कह रहा है सर मैक्सिमा मिनिमा के मैनी क्वेश्चन से, यानी कि डिफरेंशियल कैलकुलस से पेपर भरा हुआ था। आरएस में एग्जामिनर कहता है इफ देयर आर 6 men and 5 women अरेंजिंग इन द बेंच सच दैट द men and women ऑक्युपाई अल्टरनेट सीट्स। यानी कि देखो एग्जामिनर यहाँ पे आपसे कहता है कि आपके पास मर्द कितने मौजूद हैं, आपके पास मेंस की तादाद मौजूद है 6 के, और आपके पास वुमेन्स कितनी मौजूद है 5। एग्जामिनर कहता है कि इन सबको आपने एक बेंच पे अरेंज करना है। बेंच पे अरेंज करने का मतलब क्या है, एक स्ट्रेट लाइन की अरेंजमेंट आ रही है, मगर एग्जामिनर कहता है सच दैट मेन एंड वुमेन ऑक्युपाई अल्टरनेट सीट। इसका मतलब क्या हुआ कि यानी कि देखो मर्दों की तादाद ज्यादा है, औरतों की तादाद कम है, तो हम स्टार्ट करते हैं मर्दों से। यानी कि पहले मर्द बैठेंगे, फिर एक औरत बैठेगी, फिर एक मर्द बैठेगा, फिर एक औरत बैठेगी, फिर एक मर्द बैठेगा, फिर एक वुमेन बैठेगी, फिर एक मर्द बैठेगा, फिर एक वुमेन बैठेगी। इस तरीके से देखो आपकी 5 औरतें अरेंज की जाएंगी, यानी कि मर्द औरत मर्द औरत मर्द औरत मर्द औरत। यानी कि देखो फिर क्या होगा, फिर एक मर्द बैठेगा, फिर एक औरत बैठेगी, तो कितने हो गए 1 2 3 4 5 हो गए, और लास्ट में फिर एक मर्द आएगा। तभी हमारे पास क्या बनेगी, अरेंजमेंट बनेगी। क्योंकि देखो एग्जामिनर कह रहे हैं कि आपके पास 6 मेंस एंड 5 वुमेन्स एंड यू नीड टू अरेंज ऑल ऑफ दोस पीपल इन अ सिंगल बेंच अल्टरनेट सीट्स के ऊपर। अल्टरनेट सीट्स का कैसे निकालोगे, सॉल्व कैसे करोगे? भाई बहुत ही सिंपल चीज है बेटा, सिंपल तरीके से आप क्या करोगे, सबसे पहले अरेंजमेंट लोगे किस तरीके से कि भाई 6 अगर मर्द आ रहे हैं तो क्या बन जाएगा, इनका 6 फैक्टोरियल लिया जाएगा। अगर आपको सिंगल बेंच पे मर्दों को बिठाना है तो क्या बन जाएगा, 6 फैक्टोरियल के बराबर। हमें बात मालूम है 6 फैक्टोरियल क्या होता है, 720 के बराबर। 6 फैक्टोरियल किसके बराबर होता है, 720 के बराबर। सिमिलरली आपके पास अगर 5 वुमेन्स आ रही हैं, इनको एक सिंगल बेंच पे बिठाना है तो 5 फैक्टोरियल किसके बराबर होता है, 120 के। चूंकि एग्जामिनर ने क्या कहा, इन सबको एक साथ आपने अल्टरनेट बिठाना है, तो हम लोग लास्ट में क्या करेंगे, 6 फैक्टोरियल को 5 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो सिंपल तरीके से आपने कोई मुश्किल चीज नहीं थी यहाँ पे, आपने क्या करना है, सिंपल 720 को 120 से मल्टीप्लाई करवा देना है। तो अभी जीरो को आप बेशक इग्नोर कर दो, एंड में आप 2 जीरो ऐसे लगा देना, सही है ना। अभी आप जीरो को इग्नोर कर दो, सिंपल 72 को 12 से मल्टीप्लाई करो, क्या बन जाएगा, 2 2 4, 7 2 इज 14, क्रॉस का क्रॉस, 2 1 2 होता है, 7 1 इज 7। तो नीचे आ गया 4 का 4, 4 और 2 मेरे पास होता है 6, 7 और 1 होता है 8 के बराबर। तो यानी कि मेरा आंसर क्या आ गया, 86400 के बराबर। यानी कि आपके पास कितने वेज हैं, 80, टोटल नंबर ऑफ वेज कितने आ रहे हैं, 86,400 नंबर ऑफ वेज हमारे पास एग्जिस्ट कर रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है कि सर हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का क्वेश्चन था। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स को कैलकुलेट करिए। अगर आपके पास फंक्शन आ रहा है एक्स प्लस का 5 डिवाइडेड बाय एक्स रेज टू द पावर 4। अब देखो भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, एग्जामिनर मुझसे क्या कह रहा है, एग्जामिनर कह रहा है आपके पास फंक्शन आ रहा है एक्स प्लस का 5 डिवाइडेड बाय एक्स होल पावर में आ रहा है 4। एग्जामिनर कह रहा है टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स को कैलकुलेट करना है। टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का मतलब क्या होता है, एक्स की पावर का जीरो होना। क्लियर है बेटा? अब देखो एक्स की पावर जीरो यानी कि हमें टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स निकालनी है। सबसे पहले आप क्या निकालोगे, आर। आर किसके बराबर होता है, आर बराबर होता है हमारे पास सिंपल एन पी माइनस का एम, नीचे डिवीजन में आता है पी प्लस का क्यू। अब देखो बेटा हमारे पास यहाँ पे n का मतलब क्या होता है, जो होल पावर है वो आपका n है। हमारे पास m का मतलब होता है रिक्वायर्ड पावर ऑफ x, यानी कि x की जो भी रिक्वायर्ड पावर है वो होता है हमारे पास m के बराबर। p किसके बराबर होता है, p कहा जाता है बेटा जो भी आपके फर्स्ट टर्म का वेरिएबल है उसकी पावर, q कहा जाता है सेकंड टर्म के वेरिएबल की पावर को। अब देखो भाई अगर मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो क्या बन जाएगा, n की वैल्यू बराबर है 4 के, p किसके बराबर है, देखो x के ऊपर कोई भी पावर नहीं है तो इसका मतलब p की वैल्यू 1 के बराबर है, m बराबर है 0 के, नीचे डिवीजन में आ जाएगा p प्लस का q, यानी कि फर्स्ट टर्म के वेरिएबल की पावर। तो देखो x के ऊपर कोई भी पावर नहीं है तो 1 है, q की वैल्यू किसके बराबर होगी, सेकंड टर्म के वेरिएबल की पावर, तो x की पावर किसके बराबर होगी 1 के। तो इसको सिंपलीफाई करवाएंगे तो 4 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि मेरा आंसर क्या आ जाएगा, सिंपल 2 के बराबर। यानी कि r की वैल्यू किसके बराबर है बेटा, 2 के बराबर है। क्लियर है? अब आपको अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करना है बहुत ही आसान बन गया। कैसे सॉल्व करोगे, सिंपल हम बायनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जनरल टर्म फॉर्मूला। तो ये बन जाएगा मेरे पास टी आर प्लस 1, आर बराबर है 2 के तो 2 प्लस का 1, एन कॉम्बिनेशन आर तो 4 कॉम्बिनेशन आर यानी कि 4 कॉम्बिनेशन 2। आगे क्या आ जाएगा, ए किसके बराबर है, एक्स के पावर में आ जाएगा 4 माइनस का 2। बी किसके बराबर है, बी बराबर है 5 डिवाइडेड बाय एक्स के, पावर में क्या आ जाएगा, पावर में आ जाएगा आर, यानी कि आर बराबर है किसके, 2 के। 4 कॉम्बिनेशन 2 किसके बराबर होता है, चेक कर लीजिए भाई, 4 फैक्टोरियल 4 में से 2 गया, 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल बराबर होता है 24 के।
टू फैक्टोरियल और टू फैक्टोरियल आ गया 4 के बराबर, तो 4 6 जार इज 24, यानी कि 4 कॉम्बिनेशन 2 की जगह पे आ गया 6। फर्दर सिंप्लीफाई अगर मैं इसको करवाऊं तो क्या बन जाएगा, x की पावर में 4 में से 2 गया, x का स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर किसके बराबर होता है 25 के, और नीचे डिवीजन में x का स्क्वायर इट इज, तो 6 को 25 से मल्टीप्लाई करवाइए, 5 6 जार होता है 30 का 0 3 कैरी, 6 2 जार 12, और 12 में अगर 3 का इजाफा करोगे तो 15, तो यानी कि मेरे पास आंसर क्या आ गया 150 x टू द पावर 0 का, तो यानी कि टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x की वैल्यू किसके बराबर है 150 के बराबर। क्वेश्चन आ रहा है ना, ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। एग्जामिनर यहाँ पे आपको अल्फा डिग्री दे रहा है और बीटा डिग्री दे रहा है और कह रहा है रेशियो बताइए बी और सी के दरमियान का। अब देखो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कैसे करोगे। इस क्वेश्चन में आपको बेसिकली एग्जामिनर ने एक ट्राइंगल बताया हुआ है कि भाई तुम्हारे पास एक ट्राइंगल है, उसके अंदर यहाँ पे वर्टेक्स ए आ गया, यहाँ पे वर्टेक्स बी आ गया, यहाँ पे वर्टेक्स सी आ गया। यहाँ पे आपका अल्फा डिग्री आ रहा है 60 के बराबर, बीटा डिग्री आ रहा है 45 के बराबर। एग्जामिनर कहता है यहाँ पे क्या होगा, गामा होगा। ये आपका स्मॉल ए आ गया साइड, ये आपकी स्मॉल बी आ गई स्मॉल, यानी कि आपकी अपोजिट साइड ऑफ बीटा एंगल, और ये आपकी वर्टेक्स सी की अपोजिट साइड यानी कि साइड लेंथ आ गई स्मॉल सी के बराबर। एग्जामिनर कहता है कि भाई रेशियो बताइए किसका, बी इंटू सी का। अब देखो बी इंटू सी रेशियो कैसे निकालोगे, हमें पता है साइन लॉ क्या कहता है। साइन लॉ कहता है कि भैया तुम्हारे पास जो साइड बी डिवाइडेड बाय साइन बीटा इक्वल टू के बाद साइड सी डिवाइडेड बाय साइन गामा। तो अब देखो अगर मुझे यहां से b बाय सी का रेशियो निकालना है, अगर हमें क्या निकालना है b डिवाइडेड बाय सी का रेशियो, तो कैसे निकाला जाएगा, ये हो जाएगा सिंपल साइन बीटा डिवाइडेड बाय और नीचे साइन गामा का साइन गामा एज इट इज। देखो भाई ये बीटा जो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, सी जो ऊपर मल्टीप्लाई होता है नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा। तो हमें बेसिकली ये टर्म कैलकुलेट करनी है। अब आपको क्वेश्चन के अंदर साइन अल्फा भी गिवन है आपको, यानी कि अल्फा डिग्री गिवन है, बीटा डिग्री गिवन है, सही है ना। यहाँ पे आपको ये अल्फा डिग्री गिवन है और बीटा डिग्री गिवन है। अगर मुझे गामा का एंगल निकालना है तो साइन गामा क्या हो जाएगा, तो भाई मुझे पता है किसी भी ट्राइंगल के अंदर तमाम एंगल्स का सम बराबर होता है 180 के, तो आप सिंपल 180 में से 60 को और फिर 45 को माइनस करवाओगे। 180 में से बेटा अगर मैं 60 को माइनस करवाऊंगा 120 मजीद 45 को माइनस करवाऊंगा तो ये क्या आ जाएगा 75 डिग्री के बराबर, यानी कि साइन गामा किसके बराबर है 75 के। अब साइन 75 को सॉल्व करना थोड़ा सा पड़ेगा कि भाई साइन 75 को कैसे सॉल्व करेंगे, ये तो भैया मुश्किल चीज आ गई, तभी तो नस के अंदर आया हुआ है। तो बेटा साइन 75 को सॉल्व करने के लिए अब इसको ब्रेक करवाओगे किसके अंदर, भाई देखो मेरे पास साइन 75 किसके बराबर होगा, ये होगा मेरे पास साइन 30 प्लस के 45 डिग्री के, साइन 75 आ जाएगा। तो भाई कैसे सॉल्व करवाओगे, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस का कॉस अल्फा साइन बीटा, तो यहां पे आ जाएगा साइन अल्फा यानी कि साइन 30 इंटू कॉस बीटा यानी कि कॉस 45, फिर आगे आ जाएगा प्लस का साइन, अब की बारी में आएगा कॉस अल्फा जो कि बराबर है 30 के इंटू साइन 45 का साइन 45। अब इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करवाऊं तो देखो साइन 30 क्या होता है, साइन 30 होता है 1/2 के, कॉस 45 क्या होता है, कॉस 45 होता है अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 2 के, फिर कॉस 30 बराबर होता है साइन 60 के जो कि अंडर रूट 3/2 होता है, और साइन 45 किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है सेम कॉस 45 के अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 2 के। तो बेटा अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करवाऊं तो नीचे बन गया 4 का 4, यहाँ पे आ गया अंडर रूट 2 का अंडर रूट 2। सिमिलरली अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा अंडर रूट 6 और नीचे आ जाएगा 4। तो इसको अगर मैं मजीद सिंप्लीफाई करवाऊं तो मैं क्या कह सकता हूं कि साइन 75 की वैल्यू क्या आ जाएगी अंडर रूट 2 बाय अंडर रूट 6 और नीचे आ गया 4 का 4, ये आ गया साइन 75 का आंसर। अब आपने करना क्या है कि भाई आपको साफ तौर पे दो चीजें गिवन है, पहले नंबर के ऊपर b डिवाइडेड बाय सी किसके बराबर आ गया साइन बीटा, बीटा का एंगल क्या था, अरे भाई बीटा का एंगल क्या था, बीटा का एंगल था 45 डिग्री के बराबर। तो यानी कि सिंपल तरीके से साइन बीटा की जगह पे आ जाएगा साइन 45 जो कि मेरे पास बराबर है किसके होता है साइन 45, साइन 45 बराबर होता है अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 2 के। और देखो नीचे डिवीजन में क्या आएगा साइन सी यानी कि साइन गामा, और साइन गामा था 75 डिग्री के जिसकी वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट करी। तो भाई साइन 45 को सिंपल वैल्यू को डालो अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 2 बन गया। साइन 75 की वैल्यू क्या है, ये आ रही है अंडर रूट 2 प्लस का अंडर रूट 6 और नीचे डिवीजन में 4 का 4। मैं इसके बेसिक कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हुए एक से ज्यादा टर्म्स अगर डिवाइड हो रही हो सबसे नीचे वाली टर्म नीचे से ऊपर जाकर रेसिप्रोकेट फॉर्म में लिखी जाती है, तो ये बन जाएगा अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 4 का 4 और नीचे डिवीजन में आ जाएगा अंडर रूट 2 प्लस का अंडर रूट 6। तो भाई अगर मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करवाऊं तो 2 2 जार क्या बन गया 4 बन गया। अच्छा यहाँ पे देखो मैं अगर इसको ब्रेक करवाऊं तो भाई रूट 6 इसके बराबर होता है, रूट 6 बराबर होता है अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 2 के, तो नीचे से अंडर रूट 2 को मैं कॉमन ले सकता हूं। तो ऊपर क्या मौजूद है बेटा, ऊपर मौजूद है अंडर रूट 2 और खाली 2 का 2, और नीचे से देखो अगर मैं अंडर रूट 2 को कॉमन लेता हूं तो ब्रैकेट में क्या बचेगा 1 प्लस का अंडर रूट 3। तो इस टर्म से ये टर्म क्या हो गई कैंसिल आउट हो गई, तो मेरे पास फाइनली क्या बन गया, ये बन गया 2 डिवाइडेड बाय
वन प्लस का अंडर रूट थ्री, 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस का अंडर रूट थ्री। तो अब अगर मुझे इसका रेशो डिफाइन करना था तो b डिवाइडेड बाय c का रेशो किसके बराबर आ गया? मुझे रेशो डिफाइन करना था तो b डिवाइडेड बाय c का रेशो किसके बराबर आ गया? ये आ गया सिंपल तरीके से 2:1 प्लस का अंडर रूट थ्री के। अगर ऑप्शंस के अंदर आपको ये आंसर नहीं दिखता तो इसका मतलब क्या, एग्जामिनर ने इसको फर्दर सिंप्लीफाई करवाया। तो फर्दर सिंप्लीफाई करवाने के लिए आपको फिर यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज करवाना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा 1 माइनस का अंडर रूट थ्री और नीचे भी आ जाएगा 1 माइनस का अंडर रूट थ्री। तो सिंपल तरीके से अगर मैं ऊपर वाली टर्म्स को मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो क्या बन जाएगा, 2 का 2 और ये अंदर आ जाएगा 1 माइनस का अंडर रूट थ्री। और देखो बेटा 1 प्लस का रूट थ्री जब 1 माइनस रूट थ्री से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस का साइन और रूट थ्री का स्क्वायर क्या होता है, 3 के बराबर। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करवाएं तो क्या बन गया, 2 का 2 यहाँ पे आ गया 1 माइनस का अंडर रूट थ्री और 1 का स्क्वायर माइनस का 3 का 3 किसके बराबर होगा, माइनस के 2 के। तो इस 2 से 2 कट गया तो ये वाला जो नेगेटिव साइन है ऊपर जाकर तमाम टर्म्स के साइन को कन्वर्ट कर देगा। तो ये बन गया नेगेटिव का 1 प्लस का अंडर रूट थ्री और नीचे आ गया 1 का 1। तो यानी कि मैं क्या कह सकता हूं कि मेरा फाइनल आंसर क्या आ गया, अंडर रूट थ्री माइनस का 1 और नीचे क्या आ रहा है 1 का 1। तो ये इसका फाइनल रेशो आ गया। देखो थोड़ा सा टची क्वेश्चन है भाई, कैसे सॉल्व किया दोबारा समझ लीजिए। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको एग्जामिनर ने बेसिकली क्या बताया हुआ है, आपको एग्जामिनर ने अल्फा का एंगल दिया हुआ था किसके बराबर, 60 डिग्री के बराबर। आपको बीटा का एंगल गिवन था किसके बराबर, 45 के बराबर। सबसे पहले आपने गामा का एंगल कैलकुलेट करना है। गामा का एंगल बेटा कैसे निकालोगे, सिंपल तरीके से किसी भी दुनिया के ट्राइंगल के अंदर तमाम एंगल से सम बराबर होता है 180 के। तो सिंपल तरीके से 180 में से 60 माइनस का 45 करोगे तो आपकी वैल्यू आ गई 75 के बराबर। तो यानी कि साइन 75 किसके बराबर है, साइन 30 प्लस 45 के। तो इसको अब आपने ब्रेक करवाना है सिंपल साइन अल्फा कॉस बीटा के कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो आपने ब्रेक करवाया तो आपके पास फाइनली साइन 75 की वैल्यू आ गई। अब चूंकि हमें निकालना क्या है, हमें बी इंटू सी का रेशो निकालना है। तो अकॉर्डिंग टू द साइन थ्योरम, अकॉर्डिंग टू द साइन लॉ, कि आपके पास बी डिवाइडेड बाय सी किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा हमारे पास साइन बीटा डिवाइडेड बाय साइन गामा के। तो ऊपर रखा आपने साइन बीटा को, नीचे आपने रखा साइन गामा को। बेसिक सिंप्लीफिकेशन करवाइए, कोई मुश्किल काम नहीं करा। सिंप्लीफिकेशन करवाओगे नीचे वाली टर्म नीचे से ऊपर जाकर रेसिप्रोकेट फॉर्म में लिखी जाएगी। टर्म्स को सिंप्लीफाई करवाओगे बेटा, जो टर्म कट रही होगी उसको काटोगे और जो आपके पास सिंप्लीफाई होगा। तो बेटा देखो ये आंसर भी आपका हो सकता था, ये भी आपका आंसर हो सकता है, डिपेंड करता है ऑप्शंस के ऊपर। अगर तो ऑप्शन के अंदर कोई आंसर गिवन है तो ये आपका आंसर होगा। मगर नॉर्मली होता क्या है कि डिनोमिनेटर के अंदर स्क्वायर रूट कबूल नहीं किया जाता, तो उसको हमने रेशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे, हम सिंपल तरीके स्क्वायर रूट वाली टर्म से मल्टीप्लाई डिवाइड करवाएंगे। तो सिंप्लीफिकेशन करवाने के बाद हमारी पर्टिकुलरली वैल्यू आ गई। तो वैल्यू किसके बराबर आ गई, अंडर रूट थ्री माइनस का 1 रेशो इंटू 1 का 1 एट इसके बराबर। तो इस तरीके से बेटा एक क्वेश्चन क्या हो गया, हमारा सॉल्व हो गया। अच्छा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आ रहा है, ये हायर ऑर्डर वेक्टर्स का एक कॉन्सेप्ट आ रहा है। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है कि भाई तुम्हारे पास जो वेक्टर v है वो बराबर है किसके, पी एस के। इफ p इज 0,1 एंड s इज 2,3 and vector v and u are equal and the initial point of vector u is 7,1, find the terminal point। तो भाई ये क्वेश्चन हमारे पास ओरिजिनली पेपर के अंदर पूछा गया। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर बच्चे ने कुछ चीजें मिस भी करी हुई हैं, बट अगेन मैं आपको बता सकता हूं कि सबसे पहले देखो, अगर मुझे क्या निकालना है, अगर मुझे सबसे पहले वेक्टर v कैलकुलेट करना है तो ये किसके बराबर है, p इंटू एस के बराबर है। तो इसका सिंपल मतलब क्या है कि आपको अगर ये पर्टिकुलरली वैल्यू निकालनी है पी एस की, तो पी एस की वैल्यू कैसे निकालोगे, सिंपल तरीके से p और s का हम यहाँ पे क्या निकाल लेंगे, रिजल्टेंट वेक्टर कैलकुलेट कर लेंगे। उसके लिए आप क्या करोगे, दूसरे वेक्टर में से पहले वेक्टर से कंपोनेंट्स को माइनस करवाओगे। तो अगर पहला वेक्टर आ रहा है 0,1 और दूसरा वेक्टर आ रहा है 2,3, तो भैया सिंपल तरीके से क्या बन जाएगा, 2 माइनस का 0 यानी कि 2 के बराबर, और 3 माइनस का 1 ये बन जाएगा 2 के बराबर। यानी कि वेक्टर v किसके बराबर आ गया, 2,2 के। और इनिशियल पॉइंट आपको वेक्टर u का क्या गिवन था, 7,1 गिवन है। एग्जामिनर ने कहा कि वेक्टर v और वेक्टर u आपस में बराबर हैं। तो अगर देखो मुझे टर्मिनल पॉइंट या कैलकुलेट करना है और मुझे इनिशियल पॉइंट गिवन है 7,1 का, और एग्जामिनर कह रहा है कि v और u आपस में बराबर हैं, तो भाई टर्मिनल पॉइंट तो सिंपल में दोनों वेक्टर्स को ऐड करवाने पे मिलता है। टर्मिनल पॉइंट कैसे निकाला जाएगा कि भाई अगर मुझे इनिशियल पॉइंट गिवन है और वेक्टर पी एस गिवन है मुझे, तो मैं सिंपल तरीके दोनों को एड अप करवा लूंगा तो आंसर आ जाएगा। मगर अगेन मुझे ओरिजिनल यहाँ पे एग्जैक्टली प्रिसाइज स्टेटमेंट नहीं गिवन को, अगर तो मुझे यहाँ पे सिंपल टर्मिनल पॉइंट कैलकुलेट करना है तो टर्मिनल पॉइंट निकालने के लिए तो सिंपल तरीके से मैं 7,1 को उठा के ऐड करवा दूंगा इस वेक्टर वी के पॉइंट के साथ, क्योंकि एग्जामिनर ने साफ तौर पे कहा है वी और वेक्टर यू के आपस में बराबर है। हमें पता है कि टर्मिनल पॉइंट निकालने के लिए हम करते हैं इनिशियल पॉइंट को उठा के ऐड अप करवा देते हैं जो वेक्टर वी का पॉइंट होगा। तो सिंपल तरीके से तो बन जाएगा 2,2। तो इस केस के अंदर 7 प्लस का 2 ये बन गया आपके पास 9 के बराबर, और हमारे पास 2 प्लस का 1 ये बन गया 3 के बराबर। टर्मिनल पॉइंट तो ये होगा। मगर भाई ये वेक्टर इन 2D का कॉन्सेप्ट जो आ रहा है इसमें क्लैरिफाई नहीं आपको किया हुआ कि आपको आया कि मैग्नीट्यूड गिवन था, उसको मैग्नीट्यूड को हमने इस्तेमाल करना था नहीं करना था, मैग्नीट्यूड तो गिवन ही नहीं था। अगर तो मैग्नीट्यूड नहीं गिवन, सिंपल टर्मिनल पॉइंट निकालना तो उस मेथड के ऊपर सॉल्व होगा। मगर बहरहाल ये वेक्टर का ये कॉन्सेप्ट कहलाता है वेक्टर इन ज्योमेट्री का, या वेक्टर ज्योमेट्री का, वेक्टर इन 2D स्पेस का। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये पूछा जा रहा है। अगर तो टर्मिनल पॉइंट सिंपल निकाले तो आप सिंपल एड अप करवा दो बेटा।
अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, इसमें एग्जामिनर कह रहे हैं कि सर एक तो बड़ा अजीब सा क्वेश्चन था, a माइनस का b वेक्टर और फिर आगे कोई वेक्टर आ रहा था और ऑप्शंस गिवन थे, नेगेटिव का b क्रॉस प्रोडक्ट a क्रॉस प्रोडक्ट b, यानी कि सिंपल है तो मल्टीप्लाई करने के लिए आ रहा था आपके पास दो वेक्टर्स को, दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेने के लिए आ रहा होगा। तो एग्जामिनर कह रहा है कि सर इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ था। एक और क्वेश्चन में बच्चा बता रहा है कि सर वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला कैलकुलेट करने के लिए आया हुआ था। इस क्वेश्चन को मैं ऑलरेडी बहुत दफा सॉल्व करवा चुका हूं, कैसे सॉल्व करोगे बेटा, मेरे पास सिंपल तरीके से एक इक्वेशन गिवन है पैराबोला की, आपको वर्टेक्स कैलकुलेट करना है। तो भैया देखो यहाँ पे लीनियर फॉर्म में क्या है, y है, यानी कि y का एक्सिस ऑफ पैराबोला होगा। तो अगर मैं प्लस के y को दूसरी तरफ भिजवाऊं तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 4x और ये इक्वल टू किस तरफ हो जाएगा, नेगेटिव का y। तो मुझे साफ तौर पे देख रहा है यहाँ पे मुझे फॉर्मूला कंप्लीट करवाना पड़ेगा। तो भाई अगर मेरे पास फर्स्ट टर्म आ रही है ए स्क्वायर, सेकंड टर्म आ रही है 2ab, तो एक 2 तो फॉर्मूले का होगा, फर्स्ट टर्म की वैल्यू सिंपल x है, तो सेकंड टर्म क्या होगा, जाहिर सी बात है 2 से मल्टीप्लाई हुआ है तभी तो 4 बन रहा है। इसका मतलब यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 4 और माइनस का 4 मैं लेकर आ गया ताकि यहाँ पे कंप्लीटिंग द स्क्वायर कवर करवा सकूं। तो यहाँ पे सिंपल तरीके से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर, माइनस का 4 जब वहां जाएगा तो वो बन जाएगा नेगेटिव का y प्लस का 4। अगर मैं इस पूरी इक्वेशन में से नेगेटिव साइन को कॉमन ले लूं तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू के बाद नेगेटिव के 1 को अगर मैं यहां से कॉमन ले लूं तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, ब्रैकेट में बचेगा y माइनस का 4। अब आप इसको इसकी फाइनल इक्वेशन से कंपेयर करवा लीजिए, फाइनल इक्वेशन क्या होगी, ये होगी x माइनस एच का होल स्क्वायर इक्वल टू के बाद 4a का 4a इंटू आगे क्या होगा y माइनस का k। तो भैया देखो नेगेटिव h के सामने प्लस का 2 है, यानी कि h की वैल्यू है नेगेटिव 2 के बराबर। हमारे पास नेगेटिव k के सामने नेगेटिव का 4 है, यानी कि k की वैल्यू प्लस का 4 होगी। और 4a के सामने चूंकि नेगेटिव 1 आ रहा है तो इसका मतलब a की वैल्यू होगी नेगेटिव के 1/4 के बराबर। अब आपको अगर ये सिंप्लीफाई करवाना है तो वर्टेक्स निकालना है, तो भाई वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, वर्टेक्स निकालने का सिंपल फॉर्मूला होता है h k के बराबर। तो h k किसके बराबर आ जाएगा, -2, 4 के बराबर। अच्छा बेटा अब देखो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है इसमें एग्जामिनर ने पूछा हुआ था इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट्स। इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट्स आई हैव ऑलरेडी डिस्कस विद ऑल ऑफ यू गाइस मल्टीपल टाइम्स के। देखो एक आपके पास होती है y इज इक्वल टू प्लस माइनस का b डिवाइडेड बाय a इंटू एक्स की, अगर आपका ट्रांसफर एक्सिस x का होगा, अगर आपका ट्रांसफर एक्सिस y का होगा तो इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट्स आपकी हो जाएगी y इज इक्वल टू प्लस माइनस का a डिवाइडेड बाय b इंटू एक्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चा कह रहा है कि सर हमें निकालना था 0.0145 0.0000145 प्लस का डॉट 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 सम ऑफ जीपी निकालना था। तो देखो व्हाट आई कैन गेस, अगर तो आपके पास ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के सिंपल सीक्वेंस आ रहे हैं सिंपल तरीके से हम निकाल दो, अगर तो एग्जामिनर आपसे ये कह रहे हैं ना कि जीपी का सीक्वेंस गिवन है तो फिर तो आप सिंपल जीपी को निकाल लोगे, मसले की बात नहीं है। मगर सॉल्व करने के लिए डिफिकल्टी आएगी बच्चों को क्योंकि क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। मगर दो चीजें यहाँ पे कंफर्म है, अगर तो देखो ये नॉन टर्मिनेटिंग आपके पास डेसिमल्स आ रहे हैं ना तो उसको सॉल्व करने की एक शॉर्टकट होती है। फॉर एग्जांपल अगर तो ये क्वेश्चन इस तरीके से लिखा हुआ है जो कि मुझे अंडरस्टैंड होता है कि इसी तरीके से लिखा हुआ है, तो अगर आपको इस सीरीज का सम निकालना है यानी कि आपके पास 0.0 के बाद तीन डिजिट्स क्या हो रहे हैं, कंसेक्यूटिवली रिपीट हो रहे हैं, तो इसको सॉल्व करने की ट्रिक क्या होती है कि बेटा देखो डेसिमल से पहले वाला जो नंबर है ना उसको आपने उठा के एडिट एक दफा लिख देना है, फिर आप डिवीजन का सिंबल बनाते हो, फिर उसके बाद आप देखते हो कि भाई डेसिमल के बाद कितनी वैल्यूज गिवन है ना, क्या होता है डेसिमल के बाद जितनी वैल्यूज आपके पास आ रही है ना, कौन कौन सी वैल्यूज आ रही है डेसिमल के बाद, ये आ रही है 0, फिर आ रहा है 1, फिर आ रहा है 4, फिर आ रहा है 45, इन वैल्यूज को लिखोगे। तो देखो डिवीजन के साइन लगाने के बाद करना क्या होता है, डेसिमल के बाद के जितने भी नंबर्स आ रही हैं उनको एज इट इज एक दफा लिखोगे, फिर माइनस का साइन लगाओगे। अब माइनस का साइन लगाने के बाद क्या करोगे, जो भी आपके नंबर्स रिपीट नहीं कर रहे सिर्फ उनको लिखोगे, तो खाली एक ही नंबर यहां पे ऐसा है 0 जो कि रिपीट नहीं कर रहा वो लिखा जाएगा। अब आप डिवीजन में जाने के बाद जितने रिपीटिंग नंबर्स हैं उतने 9 लिखोगे और जितने नॉन रिपीटिंग नंबर्स हैं उतने 0 लिखोगे। तो इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस के अंदर ये हो जाएगा रिपीटिंग नंबर्स मेरे पास 3 आ रहे हैं तो 3 मेरे पास 9 आ जाएंगे और नॉन रिपीटिंग नंबर एक ही है तो एक 0 आ जाएगा। तो ये तो मेरे पास सिंपल तरीके से बन गया 145 डिवाइडेड बाय 9990 के। तो ये इसका आंसर होना चाहिए अगर तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल का नंबर आ रहा है। भाई इसका मतलब क्या होता है, एक और क्वेश्चन समझ लो, ये क्वेश्चंस नस साइड पे बहुत ज्यादा आते हैं। फॉर एग्जांपल एग्जामिनर कह रहा है 0.45 और 45 कंटिन्यूअसली रिपीट कर रहा है 45454545, तो यानी कि इसको सॉल्व करने की देखो ट्रिक क्या होती है, सॉल्व करने की ट्रिक ये होती है कि जो भी डेसिमल से पहले नंबर आ रहा है उसको एडिट एक दफा लिखो, फिर डेसिमल आपके पास डिवीजन का सिंबल लगाओ, अब डेसिमल के बाद जितने भी नंबर्स आ रहे हैं उनको एडिट लिखो और फिर आप ये देखो कि भैया यहाँ पे कौन सा नंबर रिपीट नहीं कर रहा है डेसिमल के बाद। तो डेसिमल के बाद यहाँ पे खाली दो ही नंबर है और दोनों नंबर रिपीट करेंगे, ऊपर डॉट आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब नीचे डिवीजन के अंदर जितने रिपीटिंग नंबर्स हैं उतने 9 रखते हैं और जितने नॉन रिपीटिंग नंबर्स होते हैं उतने 0 रखते हैं। यहाँ पे कोई भी नंबर नॉन रिपीटिंग नहीं है तो कोई भी 0 नहीं आएगा। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर होगा सिंपल 45 डिवाइडेड बाय 99। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूं पेपर में क्वेश्चन आ रहा है 2.12, ये क्वेश्चन आईबीए में ये क्वेश्चन लिखा हुआ आ रहा है 2.12 और 2 के ऊपर एक डॉट लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है 2 कंटिन्यूसली रिपीट कर रहा है, यानी कि नंबर क्या है 2.12222222, ये क्वेश्चन
क्वेश्चन नस में बहुत आता है। अब देखो अगर तो ये इसी पैटर्न के ऊपर क्वेश्चन आ रहे तो ऐसे सॉल्व कर लोगे, क्या मसले की बात है कि भाई देखो डेसिमल से पहले का जो भी नंबर होता है ना उसको एड्रेस लिखोगे एक दफा, डिवीजन का सिंबल लगाओगे, अब डेसिमल के बाद जितने नंबर्स आ रहे हैं उनको लिखो, फिर माइनस करवाओ, जो नॉन रिपीटिंग नंबर है उससे माइनस करवाओगे, तो नॉन रिपीटिंग डेसिमल के बाद एक ही नंबर है तो 1 का 1 आ जाएगा। नीचे डिवीजन के अंदर जितने रिपीटिंग नंबर है ना उतने 9 लगाओगे, तो एक ही नंबर रिपीट कर रहा है, नीचे डिवीजन में एक ही आ जाएगा। और चूंकि हमारे पास यहाँ पे एक ही नंबर ऐसा है जो नॉन रिपीटिंग है तो नीचे एक जीरो आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करवाओगे तो क्या बन गया, 2 का 2, 12 में से एक गया 11 इंटू 90 का 90, फर्दर सिंप्लीफाई करवाओ 90 इंटू 2, ये बन जाएगा 180, 180 में 11 का इजाफा करोगे तो क्या बन जाएगा, 180 में जब मैं 11 का इजाफा करूंगा तो ये बन जाएगा 191 डिवाइडेड बाय 90 के बराबर, ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ये वाली लॉजिक बहुत ज्यादा पेपर्स के अंदर आती है, तो मेरे नजदीक ये क्वेश्चन जो बच्चे ने इनकम्प्लीट दिया वो यहाँ पे इसी आ रहा था। अगर तो कोई और क्वेश्चन तो फिर एग्जामिनर ने बताया होगा, नंबर ऑफ टर्म्स या कोई चीज तो बताई भी होगी ना, सम, वरना सम कैसे निकालोगे भाई। अगर तो यही क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है तो इस तरीके से सॉल्व होगा, क्योंकि भैया यहाँ पे फिर आप इसको इस मेथड पे सॉल्व कर लोगे। देखो सॉल्व करने का तरीकेकार क्या है दोबारा समझ लो। अगर किसी बच्चे को कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया हुआ तो बेटा देखो आपके पास 1 के ऊपर, 4 के ऊपर, 5 के ऊपर क्या आ रहे हैं, रिकरिंग डेसिमल के ये साइंस आ रहे हैं। तो भाई डेसिमल से पहले वाला जो नंबर है उसको लिखोगे, डिवीजन का साइन लगाओगे, डेसिमल के बाद जितने भी नंबर आ रहे हैं उनको एज इट इज एक दफा लिख दो, क्लियर है। फिर माइनस करवाओगे खाली नॉन रिपीटिंग डेसिमल को, जो नॉन रिपीट नहीं कर रहा, जो रिपीट नहीं हो रहा, तो खाली एक ही नंबर ऐसे जो रिपीट नहीं कर रहा तो उसको माइनस करवा दोगे। अब डिवीजन में जितने रिपीटिंग नंबर्स होते हैं उतने 9 आते हैं, देखो 3 रिपीटिंग नंबर है ना, 3 9 आ जाएंगे, सही है। और जितने नॉन रिपीटिंग नंबर होते हैं डेसिमल के बाद के उतने जीरो आते हैं, तो एक ही नंबर नॉन रिपीटिंग है तो एक ही जीरो आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, 145 डिवाइडेड बाय 9990 के, ये इस क्वेश्चन की लॉजिक होती है। इसलिए मैंने आपको दो मजीद क्वेश्चन दिखाए ताकि आपको बात थोड़ी सी समझ में आ सके कि इस क्वेश्चन की लॉजिक क्या होती है। मैंने सीक्वेंस सीरीज के अंदर कॉन्सेप्ट करवाया हुआ होता है। बच्चा बता रहे सर एक और क्वेश्चन आया हुआ था, -171 -162 इन एपी, तो हमें पहला पॉजिटिव टर्म निकालनी थी। अगेन डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या था, जो क्वेश्चन होगा उसके हिसाब से हम चल सकते हैं। फर्स्ट नेगेटिव टर्म का कॉन्सेप्ट बायनोमियल थ्योरम का होता है। यहाँ पे एपी के अंदर एग्जामिनर आपसे कह रहा है कि भैया क्या निकाल के बताओ, पहली पॉजिटिव टर्म निकाल के बताओ, तो डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या आ रहा है। एक और क्वेश्चन के बारे में बच्चा बता रहा है सर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और आगे कोई कांस्टेंट था, हमें इस क्वेश्चन में डोमेन और इनवर्स ऑफ द फंक्शन निकालना था, डोमेन ऑफ इनवर्स फंक्शन निकालनी थी, यानी कि पहले इनवर्स फंक्शन निकालना था। देखो इनवर्स फंक्शन निकालना मैंने आपको सिखाया हुआ है। लेट सपोज ये क्वेश्चन आ रहा है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 के, तो अगर मुझे इसका इनवर्स निकालना है तो इनवर्स निकालने का पहला स्टेप होता है एफ एक्स को रिप्लेस करवाओगे वाई के साथ, तो ये बन गया वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 5, प्लस के 5 को वहां भेजोगे तो बन जाएगा वाई माइनस का 5 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब अगर मुझे स्क्वायर को रिमूव करना है तो अंडर रूट लूंगा, तो ये बन जाएगा मेरे पास सिंपल अंडर रूट के अंदर y माइनस का 5 इक्वल टू के बाद x का x। अब फाइनली जहां जहां y आ रहा है वहां पे x लिख दो, जहां x आ रहा है वहां इनवर्स लिख दो, तो ये बन गया f इनवर्स x इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर x माइनस का 5, तो ये आपका इनवर्स आ गया इस फंक्शन का। अब अगर मुझे इसकी डोमेन निकालनी है तो जाहिर सी बात है इसकी डोमेन क्या होगी, आप यहाँ पे कभी भी कोई भी ऐसा नंबर नहीं डाल सकते जो कि आपके पास 5 से छोटा हो, क्योंकि अगर 5 से छोटा नंबर डालोगे तो क्या बन जाएगा, अंडर रूट में नेगेटिव की वैल्यू आ जाएगी और रूट के अंदर नेगेटिव की वैल्यू पॉसिबल नहीं होती, तो वो उसकी डोमेन नहीं हो सकती। या फिर मैं कभी भी यहाँ पे जीरो नहीं डाल सकता, यानी कि 5 से कोई भी छोटा नंबर नीचे नहीं डाल सकते आप x की जगह के ऊपर। 5 से अगर कोई भी छोटा नंबर डालूंगा तो क्या हो जाएगा, मेरे ये मेरा जो पर्टिकुलर डोमेन है वो पॉसिबल नहीं होगी, तो डोमेन क्या होगी, हमेशा 5 से बड़ी होगी, तो ऑल दी पॉसिबल वैल्यूज ग्रेटर देन 5 विल बी द आंसर। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि सर मैक्सिमम और मिनिमम का क्वेश्चन आया हुआ था और क्वेश्चन यहाँ पे रब हुआ हुआ है। क्वेश्चन बेसिकली गिवन था एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस का 5x प्लस का 1। सिंपल क्वेश्चन है भाई, अगर ये क्वेश्चन आ रहा है इसका मैक्सिमम मिनिमा निकालना है तो सबसे पहले एफ प्राइम जीरो करोगे, वहां पे आपकी फंक्शन की कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी, तो पहले तो वन टाइम डेरिवेटिव लोगे ना, वन टाइम डेरिवेटिव लोगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 3x स्क्वायर, ये बन जाएगा प्लस का 5, ये बन जाएगा यहाँ पे एफ प्राइम एक्स का एफ प्राइम एक्स, फिर यहाँ पे इसको जीरो के ऊपर प्लॉट करोगे, प्लस का 5 वहां पे जाएगा, नेगेटिव का 5 हो जाएगा, प्लस का 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा होगा, वहां पे डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास सिंपल तरीके से एक्स की वैल्यू आ जाएगी, वो एक्स की वैल्यू उठा के लाके डालोगे वापस, तो आपको सिंपल तरीके से चीज पता चल रही होगी। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आज के टेस्ट के अंदर पूछा हुआ था, मैक्सिमा और मिनिमा के ऊपर। सिंपल चीज है भाई, एफ प्राइम एक्स करके सॉल्व करके निकाल सकते हैं। एक और क्वेश्चन जो बच्चे ने बताया फिजिक्स के अंदर, कि फिजिक्स के अंदर सर हमारे पेपर के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, ए स्ट्रिंग एंड बी स्ट्रिंग प्रोड्यूस द हीट ऑफ 4 यूनिट्स, यानी कि एग्जामिनर क्या कह रहा है कि भाई जो ए स्ट्रिंग है और बी स्ट्रिंग है वो प्रोड्यूस करती है हीट की, हीट कर रही है 4 यूनिट्स की। इफ हीट इज इंक्रीज टू 6 यूनिट देन द स्ट्रिंग बी हैज द फ्रीक्वेंसी ऑफ 550। अगेन देखो इसने क्वेश्चन के अंदर जो है ना 550 लिखा हुआ है, 950 लिखा हुआ है हर्ट्ज की। व्हाट इज द इनिशियल फ्रीक्वेंसी ऑफ द ए, फिजिक्स में न्यूमेरिकल आया हुआ था। एक और न्यूमेरिकल आया हुआ था, इफ अ स्ट्रिंग इज स्ट्रेच्ड 2.5 सेंटीमीटर इन द वर्टिकल हंग बाय द मास देन फाइंड इट्स एंगुलर फ्रीक्वेंसी रेडियन पर सेकंड के अंदर। फिर क्वांटम शिफ्ट निकालने को दिया हुआ था अगर थीटा 60 डिग्री है। एक और क्वेश्चन आया हुआ था, डिस्टेंस बिटवीन द डार्क सेकंड डार्क फ्रिंग एंड द सेंट्रल मैक्सिमा इज इक्वल टू 0.6 सेंटीमीटर
देन डी इज इक्वल टू डैश एल और लैम्डा गिवन थे। एक और क्वेश्चन फिजिक्स में आया हुआ था, इफ एनर्जी के इज मूविंग विद द वेलोसिटी वी, वेलोसिटी हाफ्ड, देन वर्क डन क्या होगा। इफ इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम द फिफ्थ टू द इनर ड्रिल कह रहा है, देन विच सीरीज। अगर एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है पांचवें से इनर सीरीज के ऊपर, इनर सीरीज होगा तो जाहिर सी बात है कौन सा वो आपके पास जो है ना सीरीज फॉर्म होगी वो कैलकुलेट करना था। तो बेटा देखो ये आज का ओवरऑल पेपर था जो एक बच्चे का मैंने आपसे शेयर किया 8 दिसंबर वाले दिन। इसमें काफी सारे क्वेश्चन बड़े इंटरेस्टिंग है। कल आज का 8 दिसंबर का पेपर जो कि मैंने आप लोगों से शेयर किया, इस पेपर के अंदर ऑब्वियसली कई जगहों पे बच्चे ने आधी बातें लिखी हुई है, कंप्लीट डेटा नहीं था, मगर स्टिल ये पेपर एक बड़ा हैवी पेपर है। व्हाट आई वुड टेल यू गाइस कि ये पेपर एक मुश्किल पेपर था। अभी तक जो नस्ट के पेपर देखे उसके अंदर ऑब्वियसली मुश्किल और आसान दोनों क्वेश्चंस थे। इस बच्चे की बैड लक ये रही कि इसके पास ज्यादातर क्वेश्चन ही मुश्किल आए। तो भाई ऐसा भी हो सकता है आपके साथ, तो याद रखिएगा तैयारी अपनी पूरी करो, पास्ट पेपर्स को ज्यादा से ज्यादा कवर अप करके जाओ। और ये इस तरह के क्वेश्चंस का आपको एक आइडिया लाजमी तौर पे लेना चाहिए कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, क्या क्या चीजें आ रही हैं। तो मैंने आपको मेजोरिटी और सारे ही क्वेश्चन सॉल्व करवाए सिवाय फिजिक्स वगैरह के। तो भाई इस तरह का देखो बेटा हमारे पास एक क्वेश्चन आए हुए थे जो कि इस तरह का पैटर्न था हमारे पास, तो आपने इसका बड़ा खास ख्याल रखना है। मैंने आपको सॉल्व करवाया, अब आपने करना ये कर, आप में से किसी के भी दोस्त का कल पेपर है या परसों पेपर है 11 को 12 को, तो आपने लाजमी तौर पे इन क्वेश्चंस को उनके साथ जरूर शेयर करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन के तमाम एमसीक्यूज के आते काफी डिफिकल्ट थे। अस्सलाम वालेकुम क्लास, दिस इज मोहम्मद हाशिम से एंड यू गाइस आर वाचिंग मैथमेटिक्स बाय हाशिम से। बेटा आज की क्लास के अंदर नस के 8 दिसंबर के तमाम पेपर्स को सॉल्व करेंगे। ना सिर्फ 8 दिसंबर के पेपर्स को सॉल्व करेंगे बल्कि देखेंगे 7 दिसंबर के जो एंड के पेपर्स मेरे पास आए थे उनको भी मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। आज की क्लास के अंदर हम देखेंगे किस तरीके से नस के क्वेश्चंस शफल होके आ रहे होते हैं, किस तरीके से नस के अंदर क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। आज नस का नेट नंबर 1 2024 का 8 दिसंबर का पेपर अटेम्प्ट हुआ जिसके अंदर हर बच्चे ने अपने क्वेश्चंस लाके शेयर करे। तो मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से नस के पेपर्स के एग्जाम्स हो रहे हैं। अगर आप इस लेक्चर सीरीज को फॉलो कर रहे हो तो आप देखोगे कि नस के नेट नंबर 1 के अंदर तो आपने उनको लाजमी तौर पे इस लेक्चर की लिंक को शेयर करना है, उन्हें बताना है कि सर हाशिम ने एक मुश्किल पेपर सॉल्व करवाया 8 दिसंबर वाले दिन। तो बेटा इस पेपर को आपने गो थ्रू करना है, कवर अप करना है, क्योंकि ये पेपर वाकई में एक टफ पेपर था। यहीं पे इस क्लास को एंड करेंगे उस उम्मीद के साथ कि आप जाएं जैसे खैरियत से, मुझे बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाक अल्लाह, थैंक यू सो मच। हाशिम जैसा